हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे, सुंदर शानदार होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाला है। जो आप लोग अभी थ्योरी पढ़े हैं तो उसी के आधार पर ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आज के सेशन में आपको हम 40 क्वेश्चन कराएंगे। इन 40 प्रश्नों के आप लोग आंसर देना बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए, आइए, आपका स्वागत है सेशन में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, वन क्या पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और आंसर देने का प्रयास करना। कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम बताओ। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका का नाम कौन है? बंग महिला, या फिर सत्यवती, या फिर चंद्रकिरण, या फिर चंद्रकांता। चंद्रकांता तो देवकी नंदन खत्री जी का है। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका अगर पूछी जाए तो आप बंग महिला जवाब करना। पहले का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। पहले का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बेटा आपका ए वाला जवाब सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, सुमित्रानंदन पंत, या फिर जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी को माना जाता है। राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अमान दास का पोथा रचना किसकी है? आगे जी की है। ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? सबसे पहले मुहावरे या मुहावरा किसे कहते हैं जानते हैं। यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द होता है। किसका शब्द होता है मुहावरा? अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा, यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द होता है। यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द होता है। और जो मुहावरा होता है एक प्रकार से ये वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। ठीक है, मुहावरा क्या करता है, अपना ये सामान्य अर्थ छोड़ करके, मुहावरा जो है वो सामान्य अर्थ अपना छोड़ देता है और लेकिन एक अपना विशेष अर्थ व्यक्त करता है। कैसा अर्थ व्यक्त करता है? विशेष अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा का प्रयोग वाक्य के किस स्थान पर होता है? वाक्य के प्रारंभ वाले स्थान में, या मध्य में, या अंत में? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो मुहावरा का प्रयोग किसी वाक्य के प्रारंभ में, या मध्य में, या अंत में कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पारा न उतरना एक प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा? हद कर देना, अशांत होना, या बंगड़ दिखाना, या शांत होना। तो पारा ना उतर रहा है तो बंगड़ दिखा रहा है, अपने आप का रौब दिखा रहा है। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जवाब सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे। वाक्य का शुद्ध यहाँ पर आप कीजिए। वाक्य यहाँ पर आप शुद्ध बताएंगे, क्या बनेगा? वह तुम और हम बाजार जाएंगे, या फिर हम तुम और वह बाजार जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है, वह हम और तुम बाजार जाएंगे, तुम वह और हम बाजार जाएंगे। तो इसका राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? इससे क्या है, आपका पूरी हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। चाहे चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में वो हो या ना हो, लेकिन पूरी हिंदी का रिवीजन हो जाएगा। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या बनेगा? तो बताइएगा। सबसे पहले हम आएगा, हम, फिर तुम, फिर वह, बाजार जाएंगे। तो वह नहीं आएगा, पहले वह नहीं आएगा ना तुम आएगा, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जवाब सभी स्टूडेंट्स का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? काल का मतलब क्या होता है? काल किसे कहते हैं? काल का मतलब एक समय होता है और दूसरा मृत्यु होता है, लेकिन यहाँ पर काल का मतलब समय है। समय के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जो समय चल रहा है तो वो किस में आता है? वो वर्तमान काल में आता है। जो समय बीत चुका है वो किस में आता है? आपका भूतकाल में आता है।
जो आने वाला समय है आपको पता है कि वो किस में आता है, वो भविष्य काल में आता है। और ये भी ध्यान रखना कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद माने गए हैं, वर्तमान काल के 5 भेद माने गए हैं, और भूत भविष्य काल के आपके मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, तो पहली बात तो ये वर्तमान काल की बात है, ठीक है। वर्तमान काल है, भूतकाल तो देखो है नहीं, ना ही भविष्य है, और ये वर्तमान काल है। तो यहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान काल होगा या फिर अपूर्ण वर्तमान काल होगा, ये बताओ बी और डी में क्या जवाब होगा। ए और सी तो आपने काट लिए लॉजिक लगा के। सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, जहाँ पर ती हैं ते हैं आता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला जवाब एकदम से सही हो जाएगा। बी जवाब सभी विद्यार्थियों का सही है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मधुशाला के रचना वर कौन है। रचनाकार कह दें या फिर रचनावर, रचनाकार कह दीजिएगा, रचनाकार। तो मधुशाला हो चाहे मधुबाला हो, तेरी आंखें हैं मधुशाला, ये गाना भी सुना है आपने। मधुशाला सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूरदास, महादेवी वर्मा या फिर हरवंश राय बच्चन। देखो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं पहले। जैसे यामा है और इनकी निहार है, यामा निहार, यामा निहार नीरजा, यामा निहार नीरजा। और इनकी एक श्रृंखला की कड़ियाँ भी है, रश्मि रथी भी है, और इनकी अतीत के चलचित्र भी है, अतीत के चलचित्र। ये छायावादी युग की कवित्री मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ और रश्मि रथी और बस सारी इनकी रचना मिलती हैं। 1907 में जन्म, 1987 में मृत्यु। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, पता होना चाहिए आपको। सुमित्रा नंदन पंत और सूरदास की रचना और इम्पोर्टेंट नोट करेंगे, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। जो सूरदास जी थे ये अक्सर किसके लिए पद लिखा करते थे, ये सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लिए पद लिखा करते थे। और आपको पता होना चाहिए कि जो तुलसीदास थे वो भगवान राम के लिए पद लिखा करते थे। तुलसीदास ने 12 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, इस बात को भी आप अपने जहन में सेट करेंगे। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन बनेगा। 6 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन बेटा यहाँ पर डी वाला जवाब आपका एकदम से सही चला जाएगा शानदार तरीके से। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है आपसे, सजना है मुझे सजना के लिए मैं कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार का शाब्दिक विच्छेद आपको पता होना चाहिए। इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब आभूषण, कार का मतलब कृत। ऐसी चीजें जो आभूषण से लथपृत होती हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य भेद 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश ये शब्दालंकार में आता है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, असंगति, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, विभावना, संदेह, उत्प्रेक्षा, ये सब आते हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना मतलब तैयार होना, एक सजना मतलब अपने पति के लिए किसी महिला को सजना। तो जब कोई शब्द युग्म के रूप में आए, अपना अलग अलग अर्थ बताए, तो वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे काली घटा, घमंड घटा, यमक अलंकार है। हाँ जी बिल्कुल। और आपका अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जैसे श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से लाटानुप्रास है, आपको पता होना चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये लाटानुप्रास है। छेकानुप्रास रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाँ
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिर झुका तूने नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलघात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताएंगे कौन सा अलंकार है, रूपक या उत्प्रेक्षा या श्लेष या यमक। कह रहा है कि सिर झुका तूने नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलघात। पंक्ति में यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा, तो इसका आप लोग जवाब करने का प्रयास करें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने आया है। बोलो। सिर झुका तूने नियति की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलघात। पंक्ति में अलंकार बताओ। कौन सा अलंकार बनेगा, रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष यमक। तो यहाँ पर राइट एंड करेक्ट ऑप्शन कैसे बनाओगे, क्या आपके पास लॉजिक है? अगर आपको लॉजिक पता नहीं तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, आइए देखिए समझिए। सबसे पहले आपको इसमें से कौन क्लियर वाला अलंकार पता है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कहाँ होता है, जो पंक्तियां दी जाएं उसमें मनहु मानो जनहु जानो शब्द जरूर आएगा, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर इसके बाद यमक आप जानते हैं अच्छे से, कोई शब्द युग्म के रूप में आएगा, अपना अलग अलग देगा अर्थ। तो कोई शब्द ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो युग्म के रूप में आया हो, तो ये भी नहीं बनेगा। अब बात फंसी रूपक और श्लेष में। श्लेष में क्या होता है, कोई भी शब्द इसमें से एक ऐसा लगेगा जिसके एक से ज्यादा अर्थ होंगे, तो ऐसा भी मुझ में यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका रूपक अलंकार माना जाएगा। फिर ऐसे अलंकार को आपको करना है, इसमें कुछ रटा नहीं जाएगा, बस सोच समझ करके बेटा आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है। सममात्रिक छंद आपके कौन कौन से होते हैं, सममात्रिक छंद की ट्रिक समझें। सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या होती है, लिखेंगे सभी स्टूडेंट, चारा गाहा। चारा गाहा ये सममात्रिक छंद की ट्रिक है। चा से क्या हो जाएगा, पता ही होना चाहिए आपको। चा से हो जाएगा चौपाई, रा से आपका क्या हो जाएगा, रोला चौपाई रोला। गीत से क्या हो जाएगा, गीत से गीत का हो जाएगा। हरि से क्या हो जाएगा, हरि से हरि गीत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरि गीत का हो जाएगा। तो ये आपकी 16 और ये 24, 16, 24 और ये 26 और ये 28 मात्राएं होती हैं चारों चरणों में। तो ये आपके सममात्रिक छंद यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में दोहा में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में दोहा में बेटा आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का शिल्पगत उल्टा कौन होता है, सोरठा होता है। बरवे में क्या होता है, 12-7, 12-7। पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। तो सममात्रिक छंद यहाँ पर चौपाई जाएगा। 9 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा जो टर्म्स है ये भाष धातु से मिलके बना है। भाष धातु, धातु आपकी मूल भाषा में होती है। मूल भाषा संस्कृत को कहा जाता है। भाष का मतलब विचारों की अभिव्यक्ति। इसी प्रकार से भाषा की परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान है, विचार विमर्श है, समझ का स्थानांतरण है, विचार विनिमय का माध्यम है, उसको भाषा कहा जाता है। तो हिंदी ये आपकी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारत प्लस यूरोप से मिलके भारोपीय परिवार बनता है। सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए खाली स्थान करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे बताओ। तो उसके लिए करने ही पड़ेंगे, क्या प्रयास या चक्कर या कार्य या अनुभव। ऐसे क्वेश्चन नए क्वेश्चन होते हैं, सोच समझ करके बेटा दिमाग से इन प्रश्नों का आंसर दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे आप डेली प्रयास करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं,
तो बड़ा ही अच्छा लगता है आपको मुझे देख करके। चलिए, हमको भी अच्छा लगता है आपको देख करके। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर प्रयास बनेगा। क्या बनेगा? प्रयास करना चाहिए। डेली डेली चक्कर नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के कैसी चीजें सफल हो सकती हैं ये तो आपको ही पता है। प्रयास, कोशिश, मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं, रिक्त स्थान भरें। तत्रयो, या फिर सर्वत्र, या फिर यत्र तत्र, या फिर अन्यत्र। तो इसमें भी आप जवाब करेंगे सोच समझ करके। सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं, सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं, तो इसका मतलब है यत्र तत्र, जहां तहां बिखरी पड़ी थी। 12 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बालक आपका सी वाला जवाब सही हो जाएगा। 12 का 12 का सी जवाब आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संचारी भावों की संख्या मानी गई है। संचारी भाव कितने माने गए हैं? 32, 30, 33, 34। इससे भी अच्छा एक प्रश्न बनता है ऐसे, आचार्य देव के अनुसार। ऐसे लिख के आता है प्रश्न, आचार्य देव के अनुसार आचार्य देव के अनुसार संचारी भावों की संख्या, संचारी भावों की संख्या। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, 33 + 1 = 34। एक ये कौन सा संचारी भाव आचार्य देव ने एक्स्ट्रा जोड़ा है? छल नामक संचारी भाव आचार्य देव ने एक्स्ट्रा जोड़ा है। वैसे किसी का नाम न लिया जाए तो आपको जवाब यहाँ पर 33 सही करना है। अगर आचार्य देव के हिसाब से पूछा जाए तो आप 34 सदैव जवाब सही करेंगे। वैसे अगर कोई कंडीशन ना लगाई जाए, नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए तो आप इस प्रकार से यहाँ पर 33 जवाब बेटा सही कर देंगे। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा कुल वर्ण लिपियां हैं। वर्ण का देखो अर्थ आपको हम बता देते हैं, कई बार प्रश्न पूछ सकता है। वर्ण का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? वर्ण का मतलब देखो रंग होता है, और वर्ण का मतलब जाति भी होता है, और वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर भी होता है। अक्षर का एक अन्य नाम और है, इसका शाब्दिक विच्छेद आता है ए प्लस क्षर। ए उपसर्ग का मतलब नहीं होता है, क्षर का मतलब क्षरण, इसीलिए अक्षर का एक अन्य नाम निकल के आता है अनाशवान। अनाशवान का मतलब क्या है? ए का मतलब नहीं, नाश का मतलब विघटित, वान का मतलब बनाया, जिसे विघटित करके दोबारा ना बनाया जाए उसीलिए उसको कहा जाता है अनाशवान। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है कि स्वर और व्यंजन को मिला के बनाया जाए, जिसको स्वर और व्यंजन। आपके व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 है, स्वर 11 हैं, दोनों को जोड़ेंगे 33 और 11 मूल वर्ण आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हिंदी भाषा में कुल वर्ण पूछे गए हैं तो ये तो 44 पूछा जाता तो मूल वर्ण जवाब होता। क्या जवाब होता? मूल वर्ण या साधारण वर्ण। अगर कुल वर्ण पूछेगा तो आपका 52 जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें अंतस्थ, जिसमें यहाँ पर आपके ये 33 हो गए। फिर संयुक्ताक्षर भी आते हैं, द्विगुण व्यंजन भी आते हैं, अयोग बहा भी आते हैं, समझ रहे? तो इस प्रकार जैसे 44 तो यहाँ पर ये आपने कर दिए। यहाँ पर का से लेके माँ तक यारलवा सा 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 हा, फिर इसके बाद क्षेत्रज्ञ, तो 44 और 4 कितने हो गए? 48 हो गए। अंग और आहा जो आपके होते हैं 50 हो गए। अड़े और अड़े द्विगुण व्यंजन दो मिलके 52 हो गए। इस प्रकार से। लेकिन अब केंद्रीय हिंदी विभाग ने एक विशिष्ट व्यंजन और जोड़ा है, ला लड्डू के आकार में थोड़ा परिवर्तन करके। तो आज वर्तमान समय में हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 से बदल करके एक इसमें ऐड होकर के 53 हो गई है। अगर ऑप्शन 52 और 53 दोनों दिखाई दें तो आप 53 जवाब सही करना। नहीं, अगर दोनों में से कोई एक है फिर तो वो राजा है दोनों में से। हाँ जी, मूल वर्ण, साधारण वर्ण 44, कुल वर्ण 52। इस प्रकार से ये बात आप दिमाग में सेट करेंगे बालक। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो किसमें क्या प्रयोग होगा बताओ जल्दी से। आइए, कह रहा है कि पूर्ण विराम, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहराव। विराम चिन्ह के बारे में ये कॉन्सेप्ट लेके आए हिंदी व्याकरण शास्त्र के पिता श्री कामता प्रसाद गुरुजी। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किसमें करेंगे? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में,
या इनमें से कोई नहीं। जब आपकी कोई भी अभिव्यक्ति पूरी हो जाती है तो वाक्य के अंत में ही ये पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। इस लाइन को खड़ी पाई बोला जाता है, जो ऊपर से नीचे खिंची है ये पूर्ण विराम की। तो ये वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जब पूरे वाक्य के तार टूट जाएं, बात आपकी समाप्त हो जाए, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। चलिए, स्त्रीलिंग यहाँ पर हुलास या हरकत या हमला या हवाला। तो देखो, स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, अपना, अपनी, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाए लिंग पहचान सकते हैं। आपकी हरकत, मेरी हरकत, सबकी हरकत, लो एक ही बार में स्त्रीलिंग आपने पहचान दिया, देखते ही पहचान दिया स्त्रीलिंग। हाँ, आपका हवाला, आपका गमला, आपका उल्लास, ठीक है, मेरा गमला, सबका गमला, अच्छा गमला। तो ऐसे आप जवाब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है वकील किस भाषा का शब्द है। वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है बताएंगे। फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का। बताएंगे वकील किस भाषा का शब्द है। सभी स्टूडेंट्स जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा। हाँ, बिल्कुल। वकील किस भाषा का शब्द है बताइए। वकील किस भाषा का शब्द है। वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जवाब सही बनेगा, वकील, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। आइए, कह रहा है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द का मतलब ऐसा शब्द जिसका अर्थ निश्चित हो। ऐसा शब्द जिसका अर्थ कैसा हो, निश्चित हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो दो रूढ़ शब्दों के योग से मिलता है, समझे। और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि रूढ़ शब्दों के योग होने से बने शब्द जब उनका विग्रह करते हैं तो किसी विशेष अर्थ के लिए वो निश्चित हो जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे माने तो बहुब्री समास के उदाहरण सभी के सभी आपके योग रूढ़ शब्द में चले जाते हैं, ठीक। तो रूढ़ पूछा गया, पंक माने कीचड़, जय माने जन्म, जिसका जन्म कीचड़ में अर्थात कमल है, तो ये योग रूढ़ है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, दो शब्दों से मिलकर बना यौगिक है। जल में जिसका जन्म हो अर्थात कमल जलज, ये भी योग रूढ़ है। कमल का सीधा सा अर्थ रूढ़ है। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बनेगा। इसका अर्थ निश्चित है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं। का प्लस मल लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। विद्या प्लस आलय लिखने से विद्या और आलय दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। एक बार और आओ, देखो यहाँ पर संज्ञा शब्द, संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। तो संज्ञा का मतलब नाम है। संज्ञा खुद में संज्ञा है क्योंकि इसका नाम है संज्ञा। किसी वस्तु स्थान प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर गंगा है और पुराना है, नीला है और यहाँ पर मोटा है। तो आपका कौन संज्ञा बनेगा। यहाँ पर देखिए, गंगा जो है किसी नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बेटा ए वाला जवाब आपका सही बनेगा। ए वाला जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, सही बनेगा। चलिए, बिल्कुल ए वाला जवाब सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण जो कारक है इसका विभक्ति जो चिन्ह है ये होता है मैं, और ये पे और ये पर होता है। मैं ये अधिकरण कारक में होता है। अगर इस प्रकार से मैं आए तो ये किस में जाता है, ये आपका सर्वनाम होता है। मैं, ये क्या होता है, सर्वनाम। तो कहीं भैया सर्वनाम के तो 6 भेद हैं, तो ये किस में चला जाता है, ये जो मैं है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाता है। अब कई भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के तो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये किस पुरुष में चला जाता है, तो ये आपका उत्तम पुरुष में चला जाता है। ये मैं आपका सर्वनाम है पुरुषवाचक, जो उत्तम पुरुष
वाचक सर्वनाम कहते हैं। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहनारूढ़ वाहन पर, सीधा सा बन गया। अब नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब राइट ऑप्शन ए बन रहा है तो नीचे देखने की बेटा जरूरत ही नहीं है। राइट ऑप्शन जब ए बन गया तो नीचे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाय। अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अकस्मात मुंह से बाहर निकलते हैं, बिना प्री प्लानिंग के बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जब भी ये शब्द आएगा तो पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये उल्टी आई जैसी बनी होगी, फैक्टोरियल जैसा चिन्ह है। तो यहाँ पर राइट एंड करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। तो ये जवाब आपका सही हो गया। अब आपको यहाँ पर किसी ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगाना था। इस प्रकार से बेटा आपको जवाब करना था। आइए, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें। अच्छा, वाच, कीर्तिवाच, कर्मवाच या भाववाच या इनमें से कोई नहीं। लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। पहली बात तो वाच किसे कहते हैं इस चीज को आप जान लें। वाच का मतलब है क्रिया के रूपांतरण को वाच कहा जाता है, क्रिया के रूपांतरण को। तो लेख लिखा गया तो ये आपका कर्मवाच्य बनेगा। क्या बनेगा? कर्मवाच्य बनेगा। तो 22 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन आपका बी बनेगा। 22 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बालक आपका बी वाला जवाब सही हो जाएगा। इस चीज को आप जाने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरोज शब्द का शुद्ध पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? सरोज शब्द का शुद्ध पर्यायवाची बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गएंगे, तो बताइएगा, पढ़िएगा, जल्दी जल्दी इसका जवाब करने का प्रयास करिएगा। सरोज का, सरोज शब्द का से प्लस रोज या फिर सरु प्लस जय, फिर सरो प्लस जय, या फिर यहाँ पर कोई नहीं। सरोज, पंकज, नीरज, जलज, सरोज ये कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। राजीव और नलिन भी कमल के पर्यायवाची हैं। तो सरोज का मतलब अगर हम संधि विच्छेद भी करते तो सरह प्लस जय आ जाता है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनमें से पर्यायवाची नहीं है। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन बच्चे यहाँ पर आपका डी वाला मेरे दोस्त जवाब सही हो जाएगा साथी। चलिए, 24 कह रहा है कि प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? प प्लस अन बताएं, गुण का है, अयादि का है, वृद्धि यड़। यड़ संधि कहाँ होती है? जैसे आपसे मैंने कहा था स्वागत, सु प्लस आगत में आपके यड़ संधि है। जैसे आपसे अत्यधिक है, अति प्लस अधिक, व्यास बी प्लस आस। वृद्धि संधि जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पर तथैव, तथैव का मतलब तथा प्लस एव, सदैव सदा प्लस एव। ठीक है, इस प्रकार से। अयादि संधि जैसे आपकी पवन, प प्लस अन, यहाँ से क्या बनेगा? पवन बनेगा। ये अयादि संधि है। ठीक है, पावक, पऊ प्लस अक, तो यहाँ पर पऊ प्लस अन बराबर पवन बनेगा, पवन बनेगा। लेकिन पऊ प्लस अन नहीं होगा, प प्लस अन होगा। इसमें क्या होगा? देखो, प प्लस अन कैसे चेक कराएं। जैसे हम प प्लस अन लिख दिए तो इसको प को हलंत मैंने किया तो यहाँ पर ओ निकलेगा। अब ओ में स्टार्टिंग में ए स्वर लिया और न पीछे लिख दिया। तो यहाँ पर जब भी ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ये किस में बदलता है? पूरा सिस्टम देखना, ए आई ओ औ के जब बाद कोई भी स्वर आए 11 में से तो ये आए आए आओ आओ आदि में बदलते हैं, तो ये आओ में बदलेगा, आओ। ठीक है, औ की मात्रा होती तो आओ में बदलता, तो ये आओ लिख दिया। ये ए है और ये न है। स्टार्टिंग में पे में हलंत है, पे में आ को इंक्लूड कर दो, स्वर मिल जाएगा। ये सीधा बन गया। इसमें छोटा आ इसमें जोड़ दो, ये वाह हो जाएगा ना। पवन का पवन सही हो गया। पावन कोई शब्द नहीं होता है फिर तो। प प्लस अन एक हिसाब से ये पवन है, यहाँ पर पऊ प्लस अन है तो ये पावन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पावन। चलो भाई, पावन भी शब्द होता है कि पावन पर की शुभकामनाएं ऐसे। तो हालांकि अयादि ही आंसर बने था, अयादि बनेगा। अगर आपसे पवन का संधि विच्छेद हम करवाते, अगर आपसे हम पवन का संधि विच्छेद करवाते तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने सही बन जाता। लेकिन पावन का संधि विच्छेद प प्लस अन है, लेकिन पवन हो चाहे पावन हो, आंसर तो अयादि ही संधि बनेगा। आंसर तो अयादि ही संधि बनेगा। बोलो हाँ, बोलो सभी लोग हाँ, जल्दी जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। SW नंबर 1 है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद सभी एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 द्वंद्व समास बताएंगे। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप और पुण्य। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पर दोनों शब्दों के मध्य द्वंद्व होता है। द्वंद्व समास आपका उभय पद प्रधान समास माना जाता है। उभय पद प्रधान समास माना जाता है पाप और पुण्य। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य, माता और पिता, योगी और मोदी, ये सारे के सारे जितने भी रिश्ते हैं, चाचा और चाची, सब द्वंद्व समास में चले जाते हैं। सुख दुख दिन रात, इस प्रकार से। आइए 27 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ, गौ मतलब गाय, पृथ्वी, इंद्रिय या गज। एक प्रकार से गज यानी गजा हाथी से रिलेटेड था, तो ये गौ का नहीं होगा। तो 27 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ 28 पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस, रस किसे कहते हैं? ऐसी पंक्तियां पढ़ने से सुनने से मुझे आनंदा अनुभूति होती है। आनंद की अर्थात अनुभूति है। अनुभूति जहाँ मिलती है उसे हम रस कहते हैं। रस शब्द श्रेय धातु से मिलकर बना है। इसका मतलब है बहते रहना, बहते रहना। श्रेय दंत सकार वाला श्रेय धातु, ठीक है। तो रस का मतलब एक प्रकार से रूप भी बन जाएगा, स्वाद भी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। लेकिन रस का मतलब बेटा पारा कदापि नहीं बनेगा। पारा तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये मरकरी होती है पारा, जिसको आप Hg से लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसको लिक्विड मेटल की भी संज्ञा दी जाती है। डी ब्लॉक का ये एलिमेंट्स होता है आपका मरकरी पारा। तो यहाँ पर ये रस का अर्थ नहीं बनेगा। ये तीन यहाँ पर संभावित अर्थ बनाए जाते हैं। चलिए 28 का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जवाब सही बच्चों का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है गिरस्त का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर क्या बनेगा? मुक्त या फिर सुप्त या फिर लुप्त या फिर ग्राहा। ग्रस्त, गिरस्त का मतलब जो एक प्रकार से एकदम से लिप्त होता है। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम व्यवस्था हैं। जैसे गृहस्थ एक आश्रम है, तो गृहस्थ का मतलब किसी से लिप्त हो, और मुक्त का मतलब सीधा एकदम से फ्री हो, एकदम से उसको फ्रीडम हो। तो आप सोचिए आप किसी से गृहस्थ हैं या मुक्त हैं? क्या हैं जल्दी से बताओ, यस सर टाइप करके, गृहस्थ हैं या मुक्त हैं? चलिए अब आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं। शाबाश सभी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 क्या कह रहा है? निम्न में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का पर्याय कौन सा नहीं है बताओ? खर का पर्याय कौन सा नहीं है इसमें से? दुष्ट या गधा या तिनका या तेज। खर का पर्याय यहाँ पर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। इसका आप लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे यहाँ पर खर का कौन सा पर्याय नहीं है। बताएंगे सभी एस्पिरेंट्स यहाँ पर खर का कौन सा पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। बताएं, सोचें, समझें और जल्दी जल्दी जवाब करें। तो खर का मतलब यहाँ पर तेज नहीं बनेगा। ये संभावित दुष्ट, गधा, तिनका बनाए जा सकते हैं, लेकिन तेज कदापि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल खर खर की आवाज भी आ रही है। चलिए कह रहा है दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या बनेगा? भारती या श्री या भवानी या फिर ज्योतिषना। ज्योतिषना की वर्तनी भी थोड़ी गलत लिखी है, देखो ज्यो आधा ता आधा दंत सकार और ना, ये ज्योतिषना की वर्तनी सही होती है। दंत सकार आधा होना चाहिए था हलंत वाला। तो दुर्गा, भवानी, श्री, लक्ष्मी। दुर्गा भवानी होता है, श्री लक्ष्मी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग चलते हैं और सुंदर शानदार तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। अब्ज, अब्ज मतलब यहाँ पर दे रहा है, वैसे अब्ज का मतलब क्या होता है? अप प्लस जय। अप माने जल,
जल में जिसका जन्म हो, जय माने कमल, तो कमल से रिलेटेड शंख, चंद्रमा या फिर मेहा या कपूर। तो इसका जवाब आप लोग करो, क्या बनेगा यहाँ पर बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 है, परिश्रम का विलोम क्या बनेगा? परिश्रम का विलोम क्या बनेगा? आश्रम या फिर विश्रम या फिर विश्राम या फिर विश्रांत। परिश्रम, परिश्रम का मतलब होता है लगे रहना, किसी कार्य में मेहनत करना, और आश्रम का मतलब शांत हो जाकर बैठ जाना, आराम से विश्राम कर लेना। ठीक है, विश्राम। आश्रम तो कुटिया होते हैं जहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे प्राचीन काल में जंगलों में। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, सुंदर शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अधोलिखित में तद्भव शब्द हैं, बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर तद्भव शब्द कौन से हैं। तद्भव का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान तो थे, संस्कृत के समान तो थे, लेकिन उसका बदलाव करके मैंने कुछ दूसरा शब्द प्राप्त कर लिया। जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव आग बना लिया। अंगप्रोछा से अंगोछा बना लिया। करपट से कपड़ा बना दिया तद्भव। मयूर से मोर बना दिया। एला से इलायची बना दिया। तो इसी प्रकार तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है, जो अग्नि है ये तत्सम है, पुष्प भी आपका तत्सम है, ठीक है, शलाका भी तत्सम है, लेकिन चतुर्दश तत्सम था, 14 आपका तद्भव है। चतुर्दश तत्सम था और 14 आपका तद्भव हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द है, कौन सा है? कान है या फिर जीभ है या फिर मुख है या फिर दांत है। तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है, तत्सम शब्द बताएंगे यहाँ पर कान, जीभ या मुख या दांत। तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि देखिए कान का तत्सम रूप आपको पता है, कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है, तो ये तो आपका तद्भव है। जीभ का तत्सम रूप आपको पता है, जिह्वा होता है, तो ये तद्भव है। मुख का आपको तद्भव रूप पता है, मुंह है। इसका तद्भव रूप आपको पता है कि मुंह होता है, तो पक्का पक्का ये क्या होगा? ये तत्सम होगा। दांत आपका यहाँ पर जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख तत्सम है, जिसका तद्भव आपको मुंह पता था। तो ऐसे लॉजिक लगा के जवाब को किया जाता है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछी गई है, तो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन पर अंत्याक्षरी है, बी पर पूजनीय है, तदोपरांत है या फिर कवित्री है। तो देखो कवित्री जो शब्द है ये आपका गलत लिखा हुआ है। इसकी शुद्ध वर्तनी कवयित्री इस टाइप से लिखी जाती है, ठीक है। ये अंत्याक्षरी शब्द आपका सही लिखा है एकदम से, राइट एंड करेक्ट ऑप्शन है। पूजनी में पूरा जा बनता है, इस प्रकार से पूजनी की वर्तनी यहाँ पर सही मानी जाती है। तदुपरांत कोई शब्द नहीं है, तद प्लस उपरांत तदुपरांत शब्द है। तदु दा पे छोटी की मात्रा आएगी, तदुपरांत, तद प्लस उपरांत बराबर तदुपरांत होता है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपकी ये है। एक बार आशीर्वाद भी परीक्षा में वर्तनी पूछी जाती है आपकी, आशीर्वाद। ये सारी चीज़ें बेटा मैंने आपको कराई हुई हैं। आशीर्वाद है, उज्ज्वल में दोनों आधे जा बनते हैं, और श्रृंगार की वर्तनी में इस प्रकार से ये सही मानी जाती है। इसमें अगर ऐसे कर देते हैं तो ये वर्तनी गलत है, लेकिन अब ये सही है अभी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे मिष्टान्न नहीं होता है, मिष्ठान्न होता है। मिष्ठान्न में ठा, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है, टा टमाटर बनता है मिष्टान्न में। और घनिष्ठ में ठा ठटेरा बनता है, ना कि टा टमाटर, घनिष्ठ होता है, ठीक, घनिष्ठ ठा ठटेरा। क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको छांटना है, कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? 37 बताओ। बताएंगे निम्न शब्दों में से एक शब्द शुद्ध है, कौन सा यहाँ पर शुद्ध बनेगा? कवियत्री बनेगा या फिर उपरोक्ता बनेगा या फिर उज्ज्वल बनेगा या फिर महत्तम बनेगा? तो निम्न शब्दों में एक शब्द मतलब शुद्ध यहाँ पर कौन सा है, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कवियत्री, तो ये तो देखो गलत है। कवित्री आपको इस प्रकार से लिखा मिलेगा, कवित्री, कवित्री इस टाइप से आपको लिखा मिलेगा। तो उपरोक्ता,
उपरोक्ता एक शब्द है जिसको उपर्युक्त लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उपर्युक्त लिखा जाता है। ठीक है। और उज्ज्वल में क्या होते हैं? दोनों आधे जा बनते हैं। तो ये उज्ज्वल इस टाइप से होता है जिसमें दोनों आधे जा बनते हैं। ठीक है। महात्म में ये शब्द नहीं होता है, महात्मा होता है। तो यहाँ पर कोई सटीक आंसर ही नहीं बना है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन ये आपको समझ में सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आंसर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिस्टम को समझना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। दुकानदार ने ताला खोला खोला। अच्छा, दुकानदार ने ताला या दुकानदार को ताला खोलकर खुलवाया, दुकानदार को ताला। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताएं क्या है। अब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इसमें कोई भी वाक्य आपको शुद्ध नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ई ऑप्शन हो तो नन ऑफ दीज एबव करेंगे, लेकिन ऑप्शन पेपर में आपके 4 आएंगे तो वहाँ पर जरूर कोई ना कोई आंसर बन रहा होगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो आयोग उस प्रश्न को सभी का अंक फ्री में दे देता है जिसके चारों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कामायनी, जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, या यहाँ पर आपका साकेत, या यहाँ पर आपका नीरजा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बोलो जल्दी से जवाब करो सही बच्चे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है ये 1909 से लेके 1913 के बीच में रचा गया था। महाकाव्य द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रिय प्रवास खड़ी बोली का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसको क्या कहते हैं। अधिनियम, या फिर अध्यादेश, या फिर अधियाचना, या फिर अधिसूचना, क्या कहते हैं बताएंगे सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या बनेगा। अधिनियम बनेगा, अध्यादेश, या फिर अधियाचना, या अधिसूचना। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश एक प्रकार से एक्ट यानी कि अधिनियम बनेगा। क्या बनेगा? एक्ट यानी कि अधिनियम बनेगा। अब देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट रहता है कि हिंदी में मेरे पूरे प्रश्न सही होंगे कि नहीं होंगे। तो उन स्टूडेंटों के लिए कुछ रणनीति है, इस रणनीति को ध्यान से सुने, इस रणनीति को ध्यान से सुने। ठीक है। सबसे पहले आपने जो ये 40 क्वेश्चन किए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव रहे हैं वो स्टूडेंट्स मुझे ये बताएंगे कि आपके बेटा 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बता देंगे कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट्स करके। अगर मेरे इंस्टाग्राम पर आना है तो विकास सर 106 आपको सर्च कर लेना है, VIKS_ सर SIR 106। तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। बता दीजिएगा 40 में कितने सही हुए हैं भाई। ओके, सभी लोग मस्त पढ़ते रहेंगे।